नारायणपुर के निवासी आत्माराम दुबे की उम्र 90 वर्ष की हो चुकी थी। उम्र होने के कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। पहले गांव के दूसरे प्रांत में एक घर में रहते थे। वो घर पुराना हो जाने के कारण नया घर बनाकर अब वो उसमें रहते थे, अपने दोनों बेटे और बहू के साथ। सभी वहाँ आराम से रहते थे। अनिल, अरे अनिल, सुनील, कहाँ हो तुम? जरा मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। अरे सुनील, अरे अनिल, कहाँ हो मेरे बच्चों? मेरी बात सुनो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। उफ बाबा, सुबह सुबह कौवे की तरह काऊ काऊ क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, क्या है? हाँ, अरे बड़ी बहू, सुनील और अनिल को जरा बुला कर लाओ तो जरा। उन्हें बुलाओ ना। क्यों, क्या हुआ है? सुबह सुबह हमें ऐसे परेशान क्यों कर रहे हैं? बड़ी बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बेटी। मुझे लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे कुछ कहना है बेटा। जरा उन दोनों को बुला दो। जाओ उन दोनों को बुला ले आओ बेटा। ओहो, ऐसा लग रहा है बूढ़े का ऊपर जाने का समय हो गया है। यही समय है, जायदाद के बारे में बताना चाहता है। यही मौका है। बाबा, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया बाबा? अरे सुनील, अनिल को बुला। बहुत जरूरी बात करनी है। जा उसे बुला तो ला। वो पिताजी, वो भाई तो बाजार गया है ना। अब लौटने में बहुत देरी होगी उनको। बाजार गया है तो फिर छोटी बहू, हाँ छोटी बहू को बुला दे बेटा। जा जल्दी। छोटी बहू तो वो अपने बेटे के साथ बाजार गई है। वो तो घर में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उनको जरा बुला कर लाओ बेटा। उनको। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। वो लोग कब आएंगे क्या पता। आपको जो कहना है वो आप मुझे ही बता दीजिए। तो ठीक है। व्यापार करके मैंने बहुत पैसे कमाए थे बेटा। तेरी माँ और मैंने थोड़े पैसे लेकर गृहस्थी चलाई थी बेटा। और बाकी के पैसे है ना, वो सारे पैसे बेटा एक जगह पर तेरी माँ और मैंने रख दिए थे। यही बात मुझे हाँ, बाकी के पैसे बताइए ना। बाकी पैसे मिट्टी की हंडी में घर के नीचे दफन है। तू और अनिल आपस में बांट लेना। ठीक है बेटा। मेरी बात याद रखना।
पिताजी, पिताजी, पिताजी। रुमा, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अरे क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? अरे धीरे, तुम्हारा बाप मर गया है। अभी नाटक करके दिखाना पड़ेगा ना कि हम दोनों कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं बताया। इसका मतलब भाई को पैसे के बारे में कुछ ना बताऊं? अरे बेवकूफ, देखो उसे तुम किस खुशी में बताने चाहोगे? हाँ, उसको बताने से छोटी बहू को भी तो बताना होगा। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन घर के किस जगह पर पैसे छुपाए हुए हैं ये तो पिताजी ने बताया। इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढेंगे हम? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। जो होगा बाद में देखा जाएगा। अभी हम लोगों को नाटक करना पड़ेगा। चलो चला जाए। ये क्या सर्वनाश हो गया? पापा हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे पिताजी? पिताजी, 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 पिताजी। भैया, ये कब हुआ? ये कैसे हो गया? कैसे हुआ? पिताजी, पिताजी, पिताजी। पता नहीं देवर जी, मैं और तुम्हारे भैया अपने कमरे में थे। यहाँ के देखा पिताजी गुजर गए। संभालिए, खुद को संभालिए दीदी। अगर हम ही टूट जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा? कैसे संभालूं छोटी? पिताजी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्यार से वो सब कुछ मुझे दे देते थे। पिताजी, पिताजी, मैं आखिरी वक्त में आपके पास नहीं रह सका। पिताजी, आपके साथ नहीं रह सका। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। इसके बाद दोनों भाई ने मिलकर आत्माराम का अंतिम संस्कार किया। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। अंतिम संस्कार का काम होने के बाद घर खाली हो गया। एक दिन रात में अनिल और लीला अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक से आंगन से लीला को कुछ आवाज सुनाई दी और वो नींद से जग गई। ए जी, सुनते हैं? सुनिए ना, सुन रहे हैं? देखिए ना, बाहर से कुछ आवाज आ रही है। अरे कुछ नहीं है लीला, वो कुत्ते बिल्ली होंगे। तुम सो जाओ। अरे नहीं जी, ये ना मिट्टी खोदने की आवाज आ रही है। ए जी, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस रहा है? जाकर देखिए ना। भैया, आधी रात को आप मिट्टी क्यों खोद रहे हैं भैया? क्या हुआ है? अरे मिट्टी क्यों खोदूंगी? वो तुम्हारे भैया ना गड्ढा बना रहे थे। हाँ, गड्ढा बना रहे थे। गड्ढा बना रहे थे मतलब? इतनी आधी रात में भैया गड्ढा क्यों बना रहे थे? क्या हुआ है बताइए तो दीदी। क्या होगा? कुछ भी तो नहीं हुआ है। तेरे भैया, तुम तो जानते हो ना उनका क्या क्या करते रहते। आधी रात को बोले गड्ढा खोदना है। क्या अजीब बात है, क्या क्या करते रहते हैं भैया। जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ। जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। चलो रुमा, चलो। क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख रही हो? चलो अंदर चलो। नहीं जी, बात इतनी सीधी नहीं है जितना कि हमें दिख रहा है। बिना किसी वजह के कोई आधी रात को
मिट्टी नहीं खोदेगा, जरूर कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद छुपकर कई बार सुनील और रूमा मिलकर घर के पश्चिम और दक्षिण प्रांत में गड्ढा खोदते रहते, लेकिन पैसों से भरा हुआ कलश उन्हें कहीं नहीं मिला। सुनील और रूमा बहुत ही विचलित हो जाते। जब तक छुपा हुआ पैसा नहीं मिलता उन्हें शांति नहीं मिली। अरे पूरे कमरे में चक्कर बार बार क्यों लगा रही हो? और क्या करूं बताओ तो? घर के दक्षिण और पश्चिम सभी प्रांत में खोज ली, लेकिन कलश तो कहीं मिला ही नहीं। अरे इतना बड़ा घर है, पूरा ढूंढे बिना बताना मुश्किल है कि पैसे कहाँ पर हैं। उफ, तुम्हारा बाप भी ना बिल्कुल बेकार था। बोलना ही था तो पूरी बात कहते, आधी बात बोलकर लुढ़क गए वो। हट हट। अरे वो तो अभी मिलने से रहे, और इधर पूरे घर में मिट्टी खोद के ढूंढूंगा, उसका उपाय भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई और उसकी पत्नी हम पर शक करने लगेंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हैं, वो दोनों जब तक घर में रहेंगे हम लोग मिट्टी खोदकर पैसे निकाल पाएंगे। तो अब क्या करें रूमा? एक उपाय है। एक काम करिए आप ना गांव की तपन मिस्त्री को खबर दे दो। बोलो कि मिट्टी खोदने के लिए कुदाल, फावड़ा सब चाहिए। आप कल ही जाओ उसके पास। क्या बात है दीदी, आज आप इतनी सुबह सुबह खाना बना रही हैं? अरे छोटी तुम आ गई हो। मैंने तेरे और देवर जी के लिए पूरी और आलू दम बनाई है, चल खा ले। पूरी और आलू दम आपने बनाई है हमारे लिए? क्यों छोटी, नहीं बना सकती हूँ क्या? क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में आपने कभी पहले बनाया नहीं ना, इसलिए। हाँ, असल में तेरा चेहरा देखकर मुझे ना बहुत चिंता हो रही थी। घर का काम करके तेरा चेहरा कैसे सूख गया है। ओहो, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो तुम? मैं तो कह रही हूँ तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ। माँ पिताजी के पास रहने से देखना सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे जाने के बाद आपके देवर जी को कौन खाना देगा? अकेले आप क्या क्या संभालेंगी? अरे पगली, तू अकेले क्यों जाएगी? उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना। दोनों जन जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी? आपके देवर जी ससुराल में जाकर रहेंगे? कभी नहीं। छोड़ो दीदी, मैं कभी और चली जाऊंगी। हट, घर से बाहर निकले बिना कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। इतनी मेहनत करके मैंने इनके लिए पूरी आलू बनाई। अरे अनिल भाई, काम से लौट रहे हो? अरे तपन तू? हाँ, काम से लौट रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? राजमिस्त्री के घर जा रहा हूँ। हमारे पास तो पूरे घर की मिट्टी खोदने का औजार नहीं रहता। सुनील भाई को कहा था लेकिन माने तब ना। क्या भैया को कहा था? लेकिन क्यों? अरे बाप रे, तुम्हारे भैया ने ही तो कहा था ना, ज्यादा मिट्टी खोदने के लिए, कुदाल फावड़े के जुगाड़ के लिए। हमारे घर में मिट्टी की खुदाई होगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। ये मैं कैसे जान सकता हूँ? तुम्हारे भैया ने मुझे जो कहा वही मैंने आपसे कह दिया। ये क्या? हमारे घर में मिट्टी की खुदाई क्यों होगी? भैया ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्या हो रहा है। भैया से जाकर पूछ लेता हूँ कि क्या हो रहा है। ये लो तुम्हारा खाना। दोपहर हो गई लेकिन घर नहीं आए खाने, तो मैं ले आई। उफ, बहुत भूख लग रही है रूमा। तुम कितनी अच्छी हो रूमा। हाँ, बैठे बैठे खाओ बस। यहाँ मैं क्या करूँ ये सोचकर पागल हो रही हूँ। अरे हाँ, तुमने क्या सोचा है बताया नहीं? पूछो मत। इतनी मेहनत करके आलू पूरी बनाकर छोटी से कहा कि अपने मायके से चले आओ। फिर क्या हुआ? उस
उसके बाद कुछ नहीं, सीधा मना कर दिया उसने। तुम्हें बताओ, अब हम लोग पैसे कहाँ से ढूंढेंगे? हे भगवान, उधर तो मैंने तपन मिस्त्री को सब कुछ जुगाड़ करने के लिए बोल दिया है, अब तो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? कुछ तो बहुत बड़ा सोचना होगा। सबसे पहले इन दोनों को घर से बाहर निकालना होगा। निकालो भी मतलब? ये घर भाई का भी तो है। रुको रुको, तुम रूमा को जानते नहीं हो। रूमा पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। देखो कैसे मजा चखाती हूँ। क्या भैया ने मिट्टी खोदने के लिए मिस्त्री बुलाया? लेकिन घर में तो कोई काम ही नहीं है। और दीदी बोल रही थी। क्या हुआ लीला, क्या सोच रही हो? आज सुबह दीदी मेरी वजह से कह रही थी आपको लेकर मायके चली जाओ। कुछ तो एक बात है, पता है? भैया, आपने तपन मिस्त्री को मिट्टी खोदने के लिए क्यों बुलाया है, बताइए तो। अचानक घर में मिट्टी खोदने की क्या जरूरत पड़ी? और आपने अभी तक मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे बताएंगे क्यों नहीं, जरूर बताएंगे। असल में तुम्हारे भैया बोल नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या बात है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख अनिल, पिताजी ये घर और ये दौलत मेरे नाम करके गए हैं, तो अब इस पर तेरा कोई हक नहीं है। क्या ये सब आप क्या कह रहे हैं भैया? पिताजी कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। गलत, एकदम गलत है देवर जी। आखिरी के कुछ वक्त में पिताजी तुमको पसंद नहीं करते थे और लीला तो उनको बिल्कुल नहीं भाती थी। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? ठीक ही बोल रही हूँ छोटी, इसलिए तो मरने से पहले पिताजी ने एक बार तुम्हें बुलाया भी नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। पता था मुझे, तुम विश्वास नहीं करोगी, इसलिए तो मैंने सरपंच को बुलाया है। इंतजार करो, वो बस अभी आते ही होंगे। मैं आत्माराम दुबे अपने होशो हवास में ये नाती भुगत करता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी पूरी जायदाद का नया घर, तालाब सब मेरे बड़े बेटे सुनील के नाम होगा और अपना पुराना घर मैं अपने छोटे बेटे के नाम करता हूँ। क्या ये वसीयत पिताजी ने बनाई है? वसीयत और उसके नीचे अंगूठे की छाप तो यही कहती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर आत्माराम जी ने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह है अपमान, उपेक्षा, दुख। सरपंच जी, देवर जी और छोटी बहू ने मिलकर उन पर इतना अत्याचार किया कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, पिताजी जब बीमार थे तब हम दोनों ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए आखिरी वक्त में पिताजी इन पर बहुत नाराज हो गए थे। झूठ है, सबका सब झूठ है सरपंच जी। मैंने और लीला ने पिताजी का बहुत ध्यान रखा था। पिताजी ऐसा हमारे साथ कभी भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन वसीयत के हिसाब से तो मुझे ये फैसला करना ही पड़ेगा अनिल। इसके बाद सुनील और रूमा एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि मृत्यु के बाद एक सफेद कागज में उन्होंने आत्माराम के अंगूठे का निशान ले लिया था। वैसे ये चालाकी रूमा की थी। सुनील मन ही मन अपनी बीवी के दिमाग की प्रशंसा कर रहा था। सरपंच जी सुनिए ना, आप ही इन्हें कह दीजिए कि इस घर से निकल जाए। भैया मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो अनिल, आत्माराम जी की वसीयत के मुताबिक पुराना घर तुम्हारे नाम पर है, तो तुम अपनी बीवी को लेकर वहीं पर चले जाओ। लेकिन सरपंच जी, वो घर तो खंडर है, वहाँ रहना मुश्किल है। इसके पहले नया घर बनाना पड़ेगा। अरे क्या बदतमीजी है छोटी, मैंने कहा ना तुमसे, तुम दोनों को घर से निकाल दिया है पिताजी ने। नहीं मानती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ ये सब। मुझे अच्छे से पता है कि जो भी हो रहा है ये आप लोगों की चाल है। क्या? जितनी बड़ी है नहीं उतनी बड़ी बात। ए जी सुना आपने, ये किस तरह से बात कर रही है? सरपंच जी, आप कुछ बोलेंगे नहीं? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। देखो, वसीयत के मुताबिक ये घर अब उन लोगों का है। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन क्या सरपंच जी? क्योंकि सारी जायदाद सुनील के नाम पर है, तो मैं उसे आदेश देता हूँ तुम्हारे पुराने घर की मरम्मत के सारे खर्चे वही देगा। ठीक है सरपंच जी, मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है कि मैं
एजे चलिए, अब से ये घर हम लोगों का नहीं रहा। कैसे कैसे? पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पिताजी मुझसे इतने नाराज थे, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था। पता नहीं जी, अब हम लोगों का किस तरह गुजारा होगा पता नहीं। दीदी भैया ने तो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। जब पिताजी ने ही मुंह फेर लिया है तो उनकी क्या गलती है? चलो चलो यहाँ से, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं, चलो। अरे रुमा, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। क्या चाल चली तुमने, एक तीर से 2 निशाने मार दिए। शुक्र है मरने के बाद तुम्हारे बाप के अंगूठे का निशान ले लिया था, इसी वजह से तो दोनों को भगा पाए। हाँ, पूरा धन भी हमारा हो गया और अब छुपाए हुए पैसे भी हम मिलकर ढूंढ लेंगे। अब से ये घर, जायदाद और ऊपर से मिट्टी के अंदर का कलश, सब कुछ हमारा। जाओ जाओ, जल्दी से मिस्त्री बुलाकर लेकर आओ, हमें जल्दी से पैसे को निकालना चाहिए। पता नहीं आत्माराम जी को क्या हो गया था, वरना तुम कैसे इंसान हो ये तो सब जानते हैं। नहीं सरपंच जी, सिर्फ जायदाद के लिए नहीं, पिताजी के मन में हमारे लिए इतनी नफरत थी, ये जानकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है सरपंच जी, बहुत ज्यादा। छोड़ो ये सब, मैंने तपन मिस्त्री को कह दिया है, वो तुम्हारे घर की पूरी तरह से मरम्मत कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच जी, आपने हमारे बारे में जितना सोचा उतना तो हमारे अपने भी नहीं सोचे। मैं आ गया हूँ अनिल भाई, अब क्या क्या करना होगा बस बता दो। जो मर्जी है वो कर, बस अभी छोटा सा कुछ आसरा तैयार कर दे, मतलब कि कुछ छोटा सा एक कमरा बना के दे दे, वही ठीक रहेगा। ठीक है अनिल भाई। इसके बाद तपन ने अपना काम शुरू कर दिया। सारा दिन बीत जाने के बाद जब शाम हुई तब घर के नीचे के हिस्से में मिट्टी खोदते खोदते अचानक से कुछ चीज की आवाज आई और थोड़ा सा खोदने पर तपन की आंखें फटी की फटी रह गई। मिट्टी के अंदर 10 कलश थे। तपन जल्दी से अनिल को बुलाकर लाता है। ये क्या? मिट्टी के अंदर इतने सारे कलेश कहाँ से आ गए? पता नहीं अनिल भाई, मिट्टी खोदते हुए ये सब मिला मुझे। बाहर निकालूं? हाँ, जल्दी निकाल। देखो तो इसमें आखिर क्या है। मुझे कुछ पता नहीं तपन, कुछ नहीं पता। हमारे घर के नीचे 10 कलश भर के सोने के सिक्के पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनील मिस्त्रियों को बुलाकर पूरे दिन घर को खुदवाता है। सारा घर छानने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। शाम के वक्त हताश होकर सुनील जब आंगन में बैठा हुआ था तभी गांव का एक लड़का आकर कहता है, काका, गजब हो गया काका, गजब हो गया, बहुत गजब हो गया काका। उफ, अरे क्या हो गया? अभी शाम के वक्त तू क्यों आया है? क्या गजब हो गया? सुनिए, तुम्हारे भाई के घर से 10 कलश भर के सोने के सिक्के मिले हैं और तुम्हें पता ही नहीं है। क्या कहा तूने? तुम्हारे भाई के घर से 10 कलश भर के सोने के सिक्के मिले हैं। गांव के सभी लोग उधर ही जा रहे हैं। लगता है तुम्हें खबर नहीं मिली। इसका मतलब पिताजी ने कलश भरकर पैसे पुराने घर में छुपाए थे। ये बात तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोची थी। रुमा, ये सब मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। मैं इसको कितने समय से ढूंढ रहा था और पिताजी ने इसे पुराने घर में छुपा कर रखा हुआ था। इसका मतलब भैया तुम जानते थे कि पिताजी ने ये पैसे छुपाकर यहाँ पर रखे हैं और हमें बताया तक नहीं।
हाँ हाँ, मुझे पता था। पिताजी ने मरने से पहले मुझसे ये कहा था। उन्होंने पैसों से भरे हुए कलश को छुपा कर रखा है। और ये बात आपने मुझे आज तक बताई नहीं। छी 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 छी। अच्छा हुआ तुझे नहीं बताया। ये सब मेरा है। मुझे पता होता तो मैं इसे कब का निकाल लेता। मैंने इसे कितना ढूंढा मैंने इसे, और मिलेगी भी नहीं सुनील। कानूनी तौर पर ये पूरी संपत्ति अनिल की है, समझे? इसका मतलब कभी नहीं, इन पैसों पर सिर्फ हमारा ही अधिकार है। कभी नहीं रूमा बहू, तुम लोगों ने तो ही वसीयत दिखाई थी जिसमें आत्माराम जी के अंगूठे का निशान था। उसमें साफ लिखा हुआ था कि पुराने घर पर सिर्फ अनिल का ही अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर की सारी चीजों पर हमारा ही हक है। नकली है, पूरा वसीयत नकली है। पिताजी के मरने के बाद रूमा ने एक सफेद कागज पर उनके अंगूठे का निशान ले लिया था और वसीयत अपने नाम करवा ली थी। वाह सुनील बेटा वाह, संपत्ति और पैसों के लालच में तुम दोनों ने एक मरे हुए इंसान से कागज पर अंगूठा ले लिया। गलती हो गई, हमसे गलती हो गई सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। गलती नहीं, तुम दोनों ने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें अब संपत्ति नहीं, तुम दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसका मतलब पिताजी मुझसे नाराज नहीं थे। वो आखिरी वक्त पर मुझे देखना चाहते थे। हाँ भाई, पिताजी आखिरी वक्त में हम दोनों को बुलाकर इन पैसों के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन मैं लालच में आ गया और मैंने तुझे नहीं बुलाया। मुझे माफ कर दे भाई। आपने मुझे संपत्ति से बेदखल करने के लिए कहा तो मैं एक बार माफ कर देता, लेकिन आपने मरे हुए पिताजी के नाम पर जो झूठ कहा उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा।